पिछले 10 सालों में बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। और बड़ी बात यह है कि पटना का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज जो है और अस्पताल जो है पीएमसीएच, वो 100 सालों का हो चुका है। तो पूरी ईस्टर्न रीजन में पटना मेडिकल कॉलेज एक अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान ऐतिहासिक रूप में भी रखता है और वर्तमान स्थितियों में भी रखता है। और ऐसे में हम बात करने के लिए हमारे साथ विख्यात नेफ्रोलॉजिस्ट जितेंद्र कुमार जी हैं। और इनसे हम सिर्फ पीएमसीएच के बारे में ही नहीं, अन्य चीजों के बारे में भी जानेंगे कि किस तरीके से आप अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं, क्या कुछ आपको करना चाहिए जिससे आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। तो स्वागत है आपका सर हमारे इस नमस्कार। प्रोग्राम में। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे पीएमसीएच की। पीएमसीएच 100 साल पुराना हो चुका है और बताया जाता है कि महात्मा गांधी के बेटे का भी एक बार यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था। और निश्चित रूप से ऐतिहासिक रूप से ये हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो आप खुद यहाँ से पढ़ाई करके निकले हैं, तो कैसे आप उस वक्त को और अभी को देखते हैं? देखिए, पटना मेडिकल कॉलेज की एक बहुत ही अच्छी लेगेसी रही है। और एक वक्त ऐसा था कि यहाँ से पास किए लोग डायरेक्ट यूके में जॉब मिल जाते थे, कोई बीच में क्वालिफाइंग एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होती थी। और बिहार के लोग, पटना मेडिकल कॉलेज के लोग ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, यूके में, विदेश में हर जगह जा करके अपने मेडिकल कॉलेज का भी और अपने राज्य का भी नाम रोशन कर रहे हैं। हाँ, एक समस्या तब आई जब मेडिकल साइंस में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से विकास करने लगा और इन्वेस्टमेंट की जरूरत होने लगी। तो उस वक्त तकरीबन 1980s के आसपास से जितना इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, वहाँ पे सिर्फ पटना मेडिकल कॉलेज ही नहीं, बहुत सारे सरकारी अस्पताल थोड़ा थोड़ा पिछड़ने लगे। और जब यहाँ पटना मेडिकल कॉलेज के सेंटरी सम्मेलन में हम लोग आए हैं दूर दूर से, तो यह देख के फिर से अच्छा लग रहा है कि पटना मेडिकल कॉलेज उसी तरह हम सबों को गौरवान्वित कर रहा है और उसी तरह अपना नाम रोशन कर रहा है जैसा आज से 100 साल पहले कर रहा था। किडनी रोग को लेकर के भी यहाँ पे पहले बहुत एडवांसमेंट था। मैंने यही सुना है कि बिहार सबसे पहला जो डायलिसिस था वो बिहार के किसी व्यक्ति का हुआ था। हाँ, महाराजा ऑफ हथुआ, शाही महाराज में उन्हें किडनी फेलियर हुआ। और उस टाइम तक किडनी फेलियर का इलाज भारत में उपलब्ध नहीं था। तो उनके जो चिकित्सक थे लाला सूर्यनंदन जी, उन्होंने इंग्लैंड से कांटेक्ट करके डायलिसिस के मशीन को भारत में गिफ्ट करवाया। और उनके पहल पे वो डायलिसिस मशीन सीएमसी वेल्लोर को गिफ्ट किया गया और शाही महाराज जी की डायलिसिस चालू हुई। ये बात 1968-69 के आसपास की है। तो इस तरह पहला डायलिसिस भारत में बिहारी में हुआ। और 1971 में अगर देखा जाए तो उस टाइम में भी नेफ्रोलॉजी की सुविधा पटना मेडिकल कॉलेज में शुरू हो गई थी। उस टाइम में डॉक्टर एच एन सिंह थे, फिर इंदू बाबू थे। जयप्रकाश नारायण का ट्रीटमेंट और डायलिसिस यहाँ होता था। बाद में जैसा हमने कहा कि जब बहुत सारा इक्विपमेंट की जरूरत पड़ने लगी तो वहाँ पे थोड़ा सा हम पिछड़ने लगे। और एक वक्त तो ऐसा आया कि बिहार के सारे लोग किडनी के इलाज के लिए अन्यत्र जाने लगे। सर, एक जो सबसे बड़ी समस्या अभी आजकल देखने को मिल रही है, बिहार में किडनी रोगियों की संख्या अचानक से बढ़ने लगी है, ऐसा क्यों है? बिहार और पूरे भारत में किडनी की बीमारी बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण ये है कि किडनी की बीमारी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों में बढ़ जाता है। डायबिटीज के 1/3 से लेके 1/4 लोग किडनी फेलियर के शिकार हो जाते हैं और डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसी तरह बीपी और डायबिटीज का रिश्ता है, बीपी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और तीसरा प्रॉब्लम है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। क्या होता है कि जब संपन्नता आती है तो हम लोग बहुत बार गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। हम व्यस्त हो जाते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम स्ट्रेस में रहते हैं, हम जंक फूड खाते हैं, मोटापा बढ़ता है। तो इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं।
जिसमें बीपी का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, यूरिक एसिड का बढ़ना, मोटापा का बढ़ना, डायबिटीज का बढ़ना और इन सबों के कारण किडनी की बीमारी का हो जाना। तो विगत वर्षों में देखा गया है कि किडनी की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और एक वजह और है कि लोग दीर्घायु हो रहे हैं। तो जिस तरह आंख बूढ़ी हो जाती है, मोतिया हो जाता है, घुटने घिस जाते हैं, लोग ऊंचा सुनने लगते हैं, तो उसी तरीके से बुढ़ापा के साथ भी किडनी बूढ़ी होती है। तो ये बात सही है कि 100 में से तकरीबन 10 से 15 लोग किडनी के बीमारियों से ग्रसित हैं और दुर्भाग्य ये है कि बहुतों को इसकी जानकारी तक नहीं है। तो इसमें जागरूकता की विशेष जरूरत है। अच्छा सर, कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैंने जीवन में कभी शराब नहीं पिया, मुझे किसी तरह के एडल्ट्रेशन की जरूरत कभी आदत नहीं है, और भी जितनी तरह की चीजें जिस किडनी खराब होने की संभावना होती है वो कभी उनमें थी नहीं, लेकिन अचानक से पता चलता है उनका किडनी खराब हो गई। देखिए, यहाँ पे भी 2-3 बातें गौर करने तलब है। एक तरफ तो हम पॉल्यूशन के एलिमेंट को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हम शुद्ध पानी पी रहे हैं और जैसा आपसे अभी चर्चा हो रही थी कि हमारा पानी बहुत बार दूषित है, आर्सेनिक है, केमिकल्स मिले हुए हैं। जो हम पेस्टिसाइड खेतों में डालते हैं वो कहीं ना कहीं रिस्क के हमारे ही शरीर में आ जाते हैं। तो हमें लगता है कि हम शुद्ध खा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम शुद्ध नहीं खा रहे हैं। और भारत में बहुत जगहों पे दूषित पानी के कारण सीकेडी ऑफ अननोन डिजीज करके वो पैदा हो जाता है। दूसरी बात समझने की है कि कुछ बीमारी तो हम ग्रहण करते हैं, जैसे दारू पी करके या स्मोकिंग करके, और बहुत ही काबिल तारीफ है कि अल्कोहल को बिहार ने नकारा है। स्मोकिंग भी नकार दें, तंबाकू भी निकाल दें, तो ये एक अच्छा कदम होगा। लेकिन तीसरी बात यह है कि कभी कभी अच्छी आदतों के बावजूद बीमारियां हो जाती हैं। विवेकानंद जी बीमार रहते थे, बिल्कुल। स्वामी परमहंस बीमार रहते थे। हम्म, तो कुछ बीमारी तो शरीर का हिस्सा है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अगर किडनी की बीमारी हुई तो क्या हम उसको समय पे उसके प्रति सचेत हो रहे हैं कि नहीं, समय पे उसको दिखा रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल। अच्छा सर, क्या कुछ करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे किडनी को आज के डेट में स्वस्थ रख सकते देखिए, किडनी का स्वस्थ रखना संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने दोनों के गुण एक ही हैं। पहला तो ये कि स्ट्रेस को जीवन से हटाएं। काम के बोझ में एक वक्त था कि शाम हुआ करती थी, अब तो शाम भी नहीं होता। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और ढेर सारा स्ट्रेस। ये स्ट्रेस आपको कहीं नहीं ले जाएगा, ये आपको बीमार बनाता है। चिंता और दुख दोनों बीमारी का कारण होते हैं, तो उनसे दूर हटे। और दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि मोटापा जैसी चीज़ों से बचें, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि अगर बेवजह मोटापा हो जाए तो वो बीमार बनाता है। हमारा जो बचपन था वो भाग दौड़ का था और मोटापा आता तक नहीं था। हमारे बच्चों का बचपन रील्स देख के गुजर रहा है, टीवी देखकर गुजर रहा है। वो भाग दौड़ नहीं रहे हैं, उनके दोस्त कम हैं, उनका स्ट्रेस क्यों ना बढ़े। तो जीवन शैली में बदलाव की जरूरत है। तीसरा, आयुर्वेदिक दवा के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, मैं उस विषय का नहीं हूँ। लेकिन योग निश्चित तौर पे संपूर्ण विश्व के लिए भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान है। योग के रूप में किया गया एक्सरसाइज स्वास्थ्य वर्धक है और ये मेडिकली प्रूवन है कि प्राणायाम बीपी को ठीक करता है। और हो क्या गया है कि हम भारतवासी, हम बिहारवासी संपन्न तो हो रहे हैं और पाश्चात्य जीवन शैली को अपना रहे हैं, लेकिन उनके अच्छी आदतों को नहीं अपना रहे हैं। हम उनके हिसाब से बर्गर खाने लगे, उनके हिसाब से पिज्जा खाने लगे, उनके हिसाब से जिम जाने लगे, लेकिन उनके हिसाब से जो हेल्दी एक्सरसाइज है, जॉगिंग करना, ये नहीं कर रहे हैं। तो हमारी माता बहनें, उनके लिए तो ये इमेजिन करना भी मुश्किल है कि वो दौड़ेंगी। तो हम क्या हुआ, हम न बिहारी रहे न विदेशी रहे, बीच के रह गए। हैं? तो उनकी गलत आदतों का अनुकरण कर लिया, स्वास्थ्य वर्धक चीजों का अनुकरण नहीं किया। तो योग को जीवन में अपनाएं, फिजिकली एक्टिव रहे, खास तौर पे माता बहनें। और जो मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि आजकल जो जिम कल्चर है
जहां आप एक्सरसाइज के लिए नहीं करते, आप अपने शरीर को एक खास आकार देना चाहते हैं, आपको किसी फिल्मी एक्टर की नकल करनी है, वह स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, उल्टा वो हानिकारक है। और जिम करने के साथ साथ अगर ढेर सारा सप्लीमेंट्स और हार्मोन्स ले रहे हैं तो वो तो डायरेक्ट किडनी के लिए हानिकारक है। तो अच्छे जीवन शैली को अपनाएं। डायबिटीज और बीपी से लोग डरते नहीं हैं, ये दोनों साइलेंट किलर है। डायबिटीज या बीपी दोनों में किडनी का खतरा रहता है, और बहुत बार लोगों को तब तक पता नहीं चलता जब तक बीमारी लास्ट स्टेज की हो जाती है। तो लोगों को लगता है कि हम दवा खा लेंगे तो दवा की आदत हो जाएगी। मैं कहता हूं कि दवा की आदत पड़े ना पड़े, बीमारी की आदत नहीं पड़नी चाहिए। तो शुगर से डरें, बीपी से डरें, हेल्दी लाइफ स्टाइल लें, एक्सरसाइज करें, अल्कोहल तो सरकार ने बंद कर ही दिया, तंबाकू का त्याग करें, चिंता को हटाएं। तो इन तरीकों से आपकी किडनी और आपका संपूर्ण शरीर स्वस्थ रहेगा। अच्छा सर, आपने पटना के पीएमसीएच से अपना एमबीबीएस किया, फिर संजय गांधी से डीएम किया, और एक लंबे वक्त आप बिहार से दूर रहे, और फिर आज आप यहाँ पे आए हैं। तो क्या कुछ स्वास्थ्य सुविधाओं में चेंज आपको देखने को मिल रहा है, और कितना बहुत अच्छा, प्रोग्रेसिव आप देख रहे हैं बिहार को? नहीं, बहुत अच्छा लगा। जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तो जब किडनी फेलियर के मरीज हमारे मेडिकल कॉलेज में आते थे तो उनके लिए हमारे पास सुविधाएं नहीं थी। तो उन्हें या तो सीएमसी वेलोर भेज देते थे, या चंडीगढ़, या पीजीआई लखनऊ। फिर हमें लगा कि पीजीआई लखनऊ से क्यों ना पढ़ लूं। तो मैंने लखनऊ में डीएम की पढ़ाई की, और मैं बिहार के शुरुआती नेफ्रोलॉजिस्ट में से एक हूँ। और मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं बिहार वापस आ जाऊं। लेकिन उस टाइम का इकोसिस्टम ऐसा था कि मेरे लिए जॉब ही नहीं था। उल्टा, अगर आप याद करें तो किडनैप तक लोग हो जाते थे। तो बहुत सारे जो हमारे समकक्ष नेफ्रोलॉजिस्ट थे, और हमारे 4-5 साल बाद वाले तक, वो बिहार के बाहर ही चले गए। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि किडनी फेलियर हो जाए तो ट्रांसप्लांट के लिए लोग या तो सीएमसी वेलोर जा रहे हैं, या दिल्ली जा रहे हैं, या लखनऊ जा रहे हैं। आज भी मैं बहुत सारे बिहार के लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट अपने अस्पताल में करता हूँ। लेकिन इससे लोगों को परेशानी होती है और राजस्व का हनन होता है। तो कल जब मैं आया तो पटना मेडिकल कॉलेज के जो नेफ्रोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजर्स लोग थे, डॉक्टर पंकज हंस, डॉक्टर हर्ष हैं, डॉक्टर गोपाल हैं, सब लोगों ने सारे नेफ्रोलॉजिस्ट को इकट्ठा कर दिया। और ये देखकर वाकई प्रसन्नता हुई कि अब नेफ्रोलॉजिस्ट बिहार को अपना रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वो इकोसिस्टम बन रहा है। और अब हर शहर में, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, पटना हो, हर जगह नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। और है ही नहीं, वो सब कुछ आज बिहार में हो रहा है जो एक जमाने में सपना था। बिहार में किडनी ट्रांसप्लांट तक हो रहा है। तो यह जो पिछले 10-15 सालों में हमने देखा कि बिहार ने कैचअप कर लिया किडनी को लेकर के, ये बहुत प्रसन्नता देती है। और बिहार ऐसे ही कम से कम किडनी के फील्ड में उन्नति करे। लेकिन एक्सेप्टेंस कितना परसेंट होता है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। भारत में जो सक्सेस रेट है 1 साल का, वह 98% है। अच्छा, लालू जी भी ने तो कराया बिहार में। हाँ, बेटी ने दिया, रोहिणी आचार्य। एकदम सर। समस्या क्या हो जाती है मैं बताता हूँ। 98% सक्सेस जो भारत में है, ये विश्व स्तरीय है। और एक चीज है कि विदेशों में लोग मृत किडनी लेते हैं, कैडावरिक डोनर प्रोग्राम है। हमारे यहाँ धार्मिक या इस मामले में जानकारी नहीं है, तो कैडावरिक डोनर ज्यादा नहीं है। तो विश्व में सबसे ज्यादा जो लाइव डोनर है, कि एक जिंदा आदमी प्रेमवश अपने परिवार को या किसी नियर डियर को दे दे, ये भारत में सर्वाधिक है। और इसमें हम अग्रणी हैं। और हमारा जो सक्सेस रेट है वर्ल्ड के किसी भी बड़े सेंटर से कम नहीं है। तो तमाम भारतीय सेंटर, तो सर यहाँ पॉपुलेशन भी तो इतनी ज्यादा है। हाँ, निश्चित तौर पे है, पॉपुलेशन है, हम अग्रणी हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट भी बहुत जगह सेंटर्स है जो ट्रांसप्लांट हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है मदरे जी कि जिस शरीर में 2 किडनी खराब हो गई, तीसरी भी हो सकती है। तो बहुत बार किडनी बदलवा तो लोग लेते हैं, अपनी आदतें नहीं सुधारते। दिनचर्या नहीं बदले। हाँ, जैसे शुगर है, बीपी है,
भाई उसके बाद भी आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, संयम की जरूरत है, नियम की जरूरत है, वहां लोग कमी कर देते हैं। लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद भी अगर हम एवरेज देखें तो उस ट्रांसप्लांट किडनी ऑन एवरेज 12-15 साल चल जाती है। ऐसे लोग हैं जो 25-25 साल तक चला देंगे। तो ऐसे लोग हैं जो आपको खर समय के पहले चले गए अन्य कारणों से। ऐसे भी लोग हैं जो 2-2 डिकेड्स में स्वस्थ हैं। तो डायलिसिस की तुलना में किडनी ट्रांसप्लांट एक बेहतर विकल्प है जिसको बढ़ावा देना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। अब तो गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडाइज रेट वगैरह कुछ नहीं रखा है, कुछ इस पे ऐसा कोई नहीं प्लान नहीं रखा है? है, रखा है। एक पेशेंट का हमने किडनी ट्रांसप्लांट किया था और हम बिहार सरकार के पैनल में भी हैं, तो सरकार ने उसे 2-2.5 लाख का मदद कर दिया। हाँ। वैसे तो आमतौर पे कितना खर्च आ जाता है? हाँ देखिए, हमारे सेंटर में जो ट्रांसप्लांट की कीमत है 5,80,000 है, और दवाई ववाई ऊपर से सब मिला करके अच्छा। एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक मरीज और डोनर दोनों का जो खर्च आता है वो 580 में कर देते हैं। और उस पेशेंट की जो बात कर रहे हैं उनको सरकार ने 2.5 लाख अनुदान दे दिया, तो बेसिकली 3 में उनका काम चल गया। 3 छोटी रकम नहीं है, लेकिन एक अंग के फेलियर से आप बाहर आ जाते हैं, ये बड़ा अच्छी बात है। रिहेबिलिटेट हो जाते हैं, आप स्कूल कॉलेज या नौकरी पे वापस वैसे आ तो सकते हैं। अगर महीने में डायलिसिस कराए 3 बार 5 बार तो 20,000 25,000 वैसे लगते जाएगा। एकदम 20-25 हजार प्रति माह जीवन भर, और 8 से 10 दिन का वर्क लॉस हाँ प्लस 4 इतवार। हाँ तो ऐसे लोगों का रिहेबिलिटेशन डायलिसिस में आसान नहीं है, हालांकि संभव है लेकिन आसान नहीं है हाँ। उनको रिहेबिलिटेट करना। जैसे अपना कुछ धंधा पानी हो, कुछ बिजनेस हो तो चल जाएगा। कहीं नौकरी कर रहे हैं, बोलेंगे नौकरी में महीना में बहुत 10 दिन परेशानी छुट्टी है। लेंगे तो बोलेगा भाई तुम घर पे ही रहो। एक हमें अभी भी याद है, एक पत्रकार ही थे, नाम लेना उचित नहीं होगा, 2005 में उनको किडनी फेलियर की शिकायत हुई और दुर्भाग्यवश जैसे ही जॉब अटेंड किया जॉब लगते ही हो गई। अच्छा। तो उस वक्त फरीदाबाद में भी हम लोग ट्रांसप्लांट नहीं कर पा रहे थे। हमने फरीदाबाद में पहला ट्रांसप्लांट 2012 में किया था और ये बात 2005 के आसपास ही है। तो उनको हम लोगों ने कुछ दिन डायलिसिस दिया, फिर उनका ट्रांसप्लांट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से हुआ। उसके बाद वो और आगे बढ़े, उन्नति किए, और एक बहुत बड़े चैनल पे एक सीनियर एडिटर के रूप में अभी तक कार्यरत है। शादी भी हुई। तो बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है जो लोगों को प्रेरणा देती है, मरीजों को भी और डॉक्टरों को भी। क्या अच्छा, ये बच्चा काम करे। बच्चों लोगों को आजकल लोग क्या करते हैं, वो फ्रूटी पिला रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं। तो बहुत छोटे उम्र से ही बच्चों को कैफीन मिल रहा है और सब कुछ इस तरह का मिल रहा है। नहीं, तो यही तो बहुत दुर्भाग्य है कि जहां बिहार में डायरेक्ट हम लीची खा सकते हैं तो लीची का जूस के पीछे क्यों बढ़े, उस प्रिजर्वेटिव के हानि से क्यों रहें। और देखिए हर मौसम में, देखिए अगर हम अपने बिहार के पुराने संस्कृति को देखें तो तिल के मौसम में तिल देते हैं, अगर तिल खा लें तो उससे हड्डियां मजबूत होती है। इस ठंडे के धूप का आनंद लें। सत्तू के मौसम में सत्तू खाते हैं। लेकिन ये जो पैकेज संस्करण है वो कहीं ना कहीं ये कमर्शलाइजेशन को बहुत ही विकृत कर दिया गया है। और हमने अपने बच्चों में कोशिश किया कि उनको कोला ना दे, तो वो दूसरों के कोला को बड़े कातर भाव से देखते थे। तो आसान नहीं था, लेकिन मैंने स्ट्रिक्टनेस रखी। तो कोला में फास्फोरस बहुत है, वो हड्डियों के लिए हानिकारक है। तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो हम जानते हैं, लेकिन बहुत बार एज ए पेरेंट या समाज में सो कॉल्ड स्मार्ट देने के चक्कर में वो विकृति को अपनाते चले जाते हैं। हाँ, और ये मतलब फास्ट फूड तो देख रहे हैं आज के मतलब अगर आप घर में नहीं दे रहे हैं तो बच्चा स्कूल जा रहा है, वहां सोशलाइज हो रहा है, और सोशलाइज होने के बाद में स्कूल वाले कहते हैं कि आज येलो फूड चाहिए, आज वो फूड चाहिए, कभी कुछ नहीं, लेकिन हमें अच्छा लगा कि दिल्ली में कुछ स्कूल तो से नो टू जंक करके बर्गर जैसे चीजों को बैन कर रहे हैं अपने स्कूलों में। तो ये वक्त आ गया है कि हम लोग ये जो विक्रेता लोग हैं उनके चोंचलेबाजी में नहीं फंसे, उस फैशन में नहीं फंसे, दिखावे में नहीं फंसे, और शुद्ध देसी खाना खाएं। हाँ, और मतलब हमारे पास तो सत्तू जैसा इंपॉर्टेंट चीज है, तो सत्तू तो दिल्ली में भी बहुत अवेलेबल है। देखिए सत्तू के साथ अच्छा ये है, हमारे परिवार के कुछ लोग
दुबई में रहते हो, सत्तू वहां भी उपलब्ध है। सत्तू के साथ अच्छाई ये है कि अगर आपको उसका गुड़ पता हो ना, तो चना लेकर के सत्तू घर में बना सकते हैं, वो समस्या नहीं है। हाँ, तो बहुत सारी बिहारी चीजें अब तो सर्वव्यापी हैं, हर जगह मिल जाती हैं। सत्तु स्वास्थ्यवर्धक है, प्रोटीन का उससे बढ़िया सोर्स नहीं मिल सकता कहीं ना अरे तो कहीं। कहीं ना कहीं लोग बताते हैं कि प्रोटीन, एक्सेस ऑफ प्रोटीन भी किडनी को इफेक्ट करती है। हाँ, देखिए, अगर हम सामान्य डाइट लें तो रिकमेंडेड है कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लेना चाहिए। हाँ, तो 70 किलो के आदमी को 70 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, और आम भारतीय इतना नहीं ले रहा है। एक्सेसिव किसे कहते हैं पहले इस समझिए। हाँ, आम जीवन में जो हम सत्तू खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, या थोड़ा बहुत चिकन या नॉनवेज खा रहे हैं, वह कभी भी आपको एक्सेस प्रोटीन नहीं देता। एक्सेस उसे कहते हैं जब आज जिम जाने वाला बच्चा सलमान खान बनना चाहता है, 18 अंडे रोड खा रहा है, हाँ, और वे प्रोटीन और ला करके बस उसी से काम चला रहा है, वो है एक्सेस। तो एक्चुअली बैलेंस डाइट होना चाहिए। भगवान ने बहुत सोच करके सब चीजों का निर्माण किया है। तो हमारे थाली में कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए, मिनरल्स और विटामिन सब होने चाहिए। तो अगर देखें कि सत्तू आपको पर्याप्त प्रोटीन दे देगी, चूड़ा आपको पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट दे देगी, हाँ, हाँ, दही लेते हैं तो उसमें फैट भी है और कैल्शियम भी है, और तिल प्रोबायोटिक्स लेते भी हैं, है। प्रोबायोटिक्स भी है। हाँ, तो बहुत सोच के इन चीजों का निर्माण हुआ था। कहीं ना कहीं हम लोग जो नकल करने लगे वेस्ट का हाँ, और उसको समझने लगे, तो अनफॉर्चुनेटली वहां के लोग अब स्मार्ट हो गए हैं, और हम उनके विकृता को ही ग्रहण कर और रहे वहां हैं। के लोग कुंभ आ रहे हैं नहाने के लिए। हाँ, और हम उड़ाने का लेकिन हो बिल्कुल। जाएगा, वक्त आता है, अभी हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं। तो ये वक्त है कि हम लोग पुराने पुरातन विवेक और पुरातन गौरव दोनों को पुनः हासिल करें। आपको इतने सालों बाद बिहार आके कितना लग रहा है हम लोगों ने पुरातन गौरव को बिहार ने कितना वापस रिट्राइव कर पाया है? नालंदा यूनिवर्सिटी भी शुरू हो गई। नहीं नहीं, देखिए क्या है कि ओवरऑल कल्चर चेंज होना पड़ेगा। बहुत बार जब हम बाहर से बिहार के बारे में सुनते हैं, हम्म, तो बहुत लोग बड़ा कैजुअली मॉकिंग वे में कह देते हैं कि आप लोग बहुत पॉलिटिकली एक्टिव हैं, लेकिन ये तो होना ही था। देखिए, हमारा जो इतिहास है वो हजारों साल पुराना है। बिल्कुल। तो जो नया इतिहास है वहां तो लोग इवॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा इतिहास चूंकि पुराना है और रिसोर्सेज बहुत कम हैं, तो थोड़ा सा तो होता है, लोगों में संघर्ष भी हुआ, लोगों में विचारों का मतभेद भी रहा। लेकिन धीरे धीरे लोग, खासतौर पे बिहार के लोग, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो या मेहनत के मामले में हो, हम लोगों में कुछ तो बात है। जहाँ जाते हैं वहाँ हम लोग अपना देश और अपने राज्य दोनों का नाम रोशन करते हैं। तो अब यहाँ पे चीज़ें डेवलप हो रही हैं। जैसे सालों बाद जब हम बिहार आए, तो यहाँ की सड़कें, यहाँ का पुल, यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं, वो सब बहुत अच्छा लगा। और बड़ा नॉस्टैल्जिक हो गया, लगा कि शाम में क्या खाएं, तो ताज़ा भुंजा खाएं। अब सोचे उससे ज़्यादा हेल्दी क्या होगा। बिल्कुल। तो बहुत कुछ है कि चीज़ों में, अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बिहार को देखें, तो बिहार बहुत ही अच्छा लगा। और थोड़ी सी धूल, गंदगी, ये सब चीज है जिसमें तो वक्त लगेगा। तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन भी तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अब हाँ आप हमारे ऑफिस के सामने देखिए, मेट्रो का निर्माण हो रहा है, हाँ, डबल नहीं डेकर ऐसा भी पुल था, बन दिल्ली रहा में है। भी जब बना तो 10 साल तक सारे रोड चौक थे। हाँ, चौक थे, बिल्कुल। चौक थे। लेकिन जब इसके बाद आप देखेंगे, हाँ, हाँ, इस बीच में लेकिन हमें अपने आप को ना कल्चरली इम्प्रूव करना होगा। हाँ, हम सबों को बहुत ज्यादा जो एक एक क्या होता है कि जब अभाव के बाद संपन्नता आती है, हम्म, तो उसके प्रति न लूट खसोट हो जाता है। हाँ, 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 जैसे मैं कहता हूँ कि बुफे में पहली बार आप जाएं, तो आपको लगता है कि चिकन भी खा लें, ये भी खा लें, वो भी खा लें। लेकिन जब आप मैच्योर हो जाते हैं, इवॉल्व हो जाते हैं, तो आप वही लेते हैं जिसकी आपको जरूरत है। हाँ। तो जब बिहार की संपन्नता बढ़ेगी और हम और इवॉल्व होंगे, तो फिर ना सारी चीजें रीअलाइन हो जाएगी, संतुष्टि आ जाएगी, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, और सौहार्द और बेहतर हो जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे धन्यवाद। साथ आज आए, इतना कुछ हमें बताया, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि हम लोग फिर से आपका ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे हम लोग लेते रहें। धन्यवाद।